Next topic, charge to mass ratio of an electron. चार्ज टू mass ratio of electron या सिंपल चार्ज टू mass ratio की मैं बात करूं तो चार्ज टू mass ratio को एक और नाम दिया जाता है जो मैंने यूनिट नंबर 1 में बताया था। किसी को याद है कि चार्ज टू mass ratio को क्या कहा जाता है? स्पेसिफिक चार्ज। बिल्कुल, चार्ज टू mass ratio का जो दूसरा नाम हमारे पास होता है वो क्या होता है? वो स्पेसिफिक चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन के जो चार्ज टू mass रेशियो की वैल्यू है वो कांस्टेंट है और वो कितनी है? 1.7 10 रेज टू पावर 11 कूलम पर केजी। तो अगर से पूछा जाए कि चार्ज टू mass रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लें, ठीक है, अदरवाइज ये कांस्टेंट वैल्यू है क्योंकि चार्ज भी कांस्टेंट, मैस भी कांस्टेंट और वैल्यू है 1.7 10 रेज टू पावर 11 कूलम पर केजी। और कई दफा एग्जामिनर सिंपल कहता है चार्ज टू mass रेशियो की जगह स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बताएं, तो बच्चे समझते हैं शायद चार्ज की वैल्यू बतानी है। तो स्पेसिफिक चार्ज मींस चार्ज टू mass रेशियो और तब भी आंसर क्या आएगा? 1.7 10 रेज टू पावर 11 कूलम पर केजी। अब हम एक्सपेरिमेंट की तरफ तो नहीं जाएंगे कि एक्सपेरिमेंट क्या था। एक्सपेरिमेंट हमारे पास एक गैस चैम्बर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड थी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब गैस चैम्बर है, इसका मतलब यहां पर हमारे पास एक मीडियम प्रेजेंट है। अब होता यह है कि जब इलेक्ट्रॉन को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में थ्रो किया जाता है इस चैम्बर के अंदर, तो हमने जो अभी पढ़ा कि एक चार्ज जब मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है तो उस चार्ज के ऊपर क्या अप्लाई होती है? मैग्नेटिक फोर्स। तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई क्या होगी? मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगी। और जब मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगी ये क्या करेगा? डिफ्लेक्ट करेगा। और अगर वेलोसिटी और बी में एंगल 90 था तो ये इलेक्ट्रॉन उस जगह पर एक सर्कुलर पाथ अडॉप्ट करेगा। अब ये अगर गैस चैम्बर है तो जिस जिस जगह से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वो गैस को एक्साइट करवाएगा और गैस अगर एक्साइट होती जाएगी तो उस जगह पर जो पाथ होगा वो क्या हो जाएगा? वो विजिबल हो जाएगा। अब पाथ जब विजिबल होता है तो उसका फायदा क्या है? पाथ विजिबल करने का फायदा ये होता है कि आप उसकी मदद से रेडियस को कैलकुलेट करते हो कि जो चार्ज टू mass रेशियो फाइंड करने में रेडियस की रिक्वायरमेंट है वो बेसिकली जब तक गैस एक्साइट होकर पाथ को विजिबल नहीं करेगी वो रेडियस कैलकुलेट नहीं हो सकता। तो मींस एक्सपेरिमेंट तो यही है कि हमारे पास गैस चैम्बर है, वहां पर हमने प्रोजेक्ट किया इलेक्ट्रॉन को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होती है, जहां जहां से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा गैस को एक्साइट करवाएगा, पाथ विजिबल हो जाएगा और पाथ विजिबल होने से हम डायमीटर या रेडियस को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब ये जो चार्ज टू mass रेशियो की कैलकुलेशन में जो रिलेशन यूज होता है वो क्या है? चार्ज टू mass रेशियो का जो रिलेशन है वो दो फॉर्म में लिखा जाता है। वेलोसिटी की फॉर्म में लिखा जाता है v ओवर बी आर। v जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, b जिस मैग्नेटिक फील्ड में किया और r उस पाथ का रेडियस। अगर ये तीनों चीजें कैलकुलेट हो जाएं आप चार्ज टू mass रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरा जो इसका रिलेशन है चार्ज टू mass रेशियो का वो पोटेंशियल की फॉर्म में है और वो रिलेशन क्या है? E ओवर m इज इक्वल टू 2 टाइम पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय b स्क्वायर r स्क्वायर। अब ये पोटेंशियल कौन सा है? ये बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास प्रोड्यूस होता है ये इलेक्ट्रॉन गन से प्रोड्यूस होता है। यहां पर हम इलेक्ट्रॉन गन को यूज करते हैं और इलेक्ट्रॉन गन में आपको पता है कि हाई पोटेंशियल यूज होता है फिलामेंट को हीट करने के लिए और इसके अलावा इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाने के लिए। तो हमने अब दूसरा जो रिलेशन लिखा वो पोटेंशियल की फॉर्म में लिखा कि इलेक्ट्रॉन जो वेलोसिटी गेन कर रहा है वो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से गेन कर रहा है जो है नोड और कैथोड के दरमियान है। तो जितना हमारे पास वो पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी और उतनी उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। तो ये फार्मूला पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में है। अब यहां पर एग्जामिनर हमसे रिलेशन पूछता है कि हमारे पास मैस का और रेडियस का रिलेशन क्या है? मैस का और रेडियस का। तो पहले वाले फार्मूला को अगर मैं देखूं तो उस फार्मूला के अंदर E कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, B कांस्टेंट, तो मैस और रेडियस का आपस में रिलेशन क्या है? डायरेक्ट। और किस पावर के साथ? 1। तो कंडीशन ये है कि अगर हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट है और मैं इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट करता हूं और प्रोटॉन को प्रोजेक्ट करता हूं सेम वेलोसिटी के साथ, तो मैस का रेडियस के साथ रिलेशन डायरेक्ट आएगा विद पावर 1।
अब यहां से वो जो डिफ्लेक्शन वाला सवाल था वो क्लियर हो जाएगा आपको कि जिसका मैस ज्यादा होगा उसका रेडियस ज्यादा होगा, और रेडियस ज्यादा होने का मतलब होता है कि वो डिफ्लेक्ट कम करेगा। दूसरा जो रिलेशन है उसमें कंडीशन क्या एग्जामिनर कहेगा कि अगर इलेक्ट्रॉन को और प्रोटॉन को सेम पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया एक्सेलेरेट करवाने के लिए, अगर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, तो तब मैस का और रेडियस का रिलेशन क्या है, तब भी डायरेक्ट है, लेकिन अब पावर 1 के साथ नहीं है, अब पावर 2 के साथ मैस का और रेडियस का रिलेशन होगा। तो ये आप लोगों ने याद रखने हैं कंडीशंस के, और कंडीशंस के साथ जो मैस का रेडियस का रिलेशन होगा वो चेंज हो जाएगा। इसका और फार्मूला क्या है, अगर जो फर्स्ट फार्मूला वेलोसिटी का, उसमें मैं v की जगह r ओमेगा पुट कर दूं, r r से कैंसिल हो जाएगा, तो चार्ज टू मैस रेशो का ओमेगा की फॉर्म में रिलेशन आ जाएगा, और वो है ओमेगा ओवर मैग्नेटिक फील्ड। ओमेगा ओवर मैग्नेटिक फील्ड, ये भी चार्ज टू मैस रेशो का रिलेशन हो गया। ओमेगा की जगह 2 पाई ओवर टी पुट करें तो ये रिलेशन हमारे पास आ जाएगा टाइम पीरियड की फॉर्म में। अब डिफरेंट रिलेशन बनते जा रहे हैं। अब इन तमाम रिलेशंस में मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि अगर हम जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं अगर उसको बढ़ा दें तो क्या इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मैस रेशो बढ़ेगी या कम होगी? अगर पोटेंशियल डिफरेंस को मैं इंक्रीज कर देता हूं तो इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मैस रेशो क्या वो इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? बिल्कुल कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि पोटेंशियल के बढ़ाने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी के साथ उसका रेडियस चेंज हो जाएगा, लेकिन चार्ज टू मैस रेशो कांस्टेंट फैक्टर है। ये हमारे पोटेंशियल के बढ़ाने से, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज करने से बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। इन तमाम फैक्टर्स के चेंज होने से सिर्फ और सिर्फ हमारा जो रेडियस का फैक्टर है, वेलोसिटी का फैक्टर है, जो टाइम पीरियड का फैक्टर है, वो चेंज हो रहा होगा। अब हमारे पास कुछ रिलेशंस इन्वॉल्व हो गए जो मैं यहां से पता चले कि चार्ज टू मैस रेशो किसकी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, अल्फा पार्टिकल की। डिफ्लेक्शन किसकी ज्यादा होगी, रेडियस किसका ज्यादा होगा, और अगर तमाम को इक्वल पोटेंशियल हमने प्रोवाइड किया तो टाइम पीरियड किसका ज्यादा होगा, कौन अपना लूप कंप्लीट करने के लिए, साइकिल कंप्लीट करने के लिए ज्यादा टाइम लेगा। अब इनका आंसर क्या है? सबसे पहले मैं एक रिलेशन लिखता हूं डिफ्लेक्शन के लिए। डिफ्लेक्शन का ताल्लुक मैस से क्या होगा? जो डिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल है उसका मैस के साथ रिलेशन क्या होगा, डायरेक्ट या इनवर्स? इनवर्स, बिल्कुल ठीक। और ये हम ये देख सकते हैं ऊपर मैस और रेडियस के रिलेशन से कि जिसका मैस ज्यादा होगा उसका रेडियस ज्यादा होगा, और अगर रेडियस ज्यादा होगा उसकी डिफ्लेक्शन कम होगी। और मैस का रेडियस के साथ रिलेशन क्या है, डायरेक्ट। तो डिफ्लेक्शन का भी रेडियस के साथ क्या रिलेशन है, इनवर्स। व्हाट अबाउट टाइम पीरियड? टाइम पीरियड का डिफ्लेक्शन के साथ क्या रिलेशन होगा? टाइम पीरियड का डिफ्लेक्शन के साथ क्या रिलेशन होगा? जो पार्टिकल डिफ्लेक्ट ज्यादा करेगा उसका टाइम पीरियड कम होगा, ज्यादा होगा? क्योंकि हम देख सकते हैं कि मैस का भी टाइम पीरियड से रिलेशन क्या है, इनवर्स। तो टाइम पीरियड के साथ जो रिलेशन आएगा वो भी इनवर्स आएगा। और लास्ट में अगर मैं चार्ज टू मैस रेशो के साथ रिलेशन लिखना चाहूं, डिफ्लेक्शन का चार्ज टू मैस रेशो से क्या रिलेशन होगा? जिसकी चार्ज टू मैस रेशो ज्यादा होगी क्या वो डिफ्लेक्ट ज्यादा करेगा, कम करेगा? चार्ज टू मैस रेशो का डिफ्लेक्शन से क्या रिलेशन होगा, डायरेक्ट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट ज्यादा करता है और इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मैस रेशो भी सबसे क्या होती है, वो ज्यादा होती है। तो ये रिलेशन आप लोगों ने याद रखने हैं इनके आपस में भी कि चार्ज टू मैस रेशो का रेडियस के साथ, टाइम पीरियड के साथ क्या रिलेशन है, वो भी आप यहां से देख सकते हैं। तो अगर मैं कंपेयर करता हूं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल को, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल को अगर मैं कंपेयर करूं तो डिफ्लेक्शन का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के लिए? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डिफ्लेक्शन, फिर प्रोटॉन की, और सबसे कम अल्फा पार्टिकल की। अगर मैं स्पेसिफिक चार्ज
यानी चार्ज टू मास रेशो का डिसेंडिंग ऑर्डर लिखता हूं, तो जो मेरे पास डिफ्लेक्शन का डिसेंडिंग ऑर्डर होगा वही स्पेसिफिक चार्ज का भी डिफ्लेक्शन ऑर्डर होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर मैं रेडियस की बात करूं कि मैग्नेटिक फील्ड में जो पाथ बना उसका जो रेडियस होगा उसका डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, अब मैं उल्टा लिखूंगा क्योंकि डिफ्लेक्शन का रेडियस के साथ रिलेशन क्या है, इनवर्स। अब अल्फा पहले आएगा, फिर प्रोटॉन आएगा और फिर इलेक्ट्रॉन आएगा, और लास्ट अगर टाइम पीरियड की बात की जाए तो जो रिलेशन रेडियस का होगा वही टाइम पीरियड का, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में जो बड़ा लूप अडॉप्ट करेगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह कि वो डिफ्लेक्ट कम कर रहा है तो उसका रेडियस पी ज्यादा है, और जो छोटा लूप अडॉप्ट करेगा वो डिफ्लेक्ट ज्यादा कर रहा है, उसका रेडियस कम है। छोटे लूप वाले का टाइम पीरियड क्या होगा, कम, और बड़े लूप वाले का जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा, ज्यादा। तो टाइम पीरियड का भी वही रिलेशन होता है जो रेडियस का होता है। तो ये इनके डिसेंडिंग ऑर्डर आप लोगों ने याद रखने हैं। अब भी क्वेश्चन करते हैं रेशो से रिलेटेड और देखते हैं कि ये चीज आपको समझ अगर आई है तो आप इसको अप्लाई भी कर सकते हैं। फाइंड करनी है रेशो आपने स्पेसिफिक चार्ज की, रेशो ऑफ स्पेसिफिक चार्ज। एक आपने फाइंड करनी है प्रोटॉन टू अल्फा, और एक आपने फाइंड करनी है प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन। जल्दी से इसको फाइंड करें और बताएं आंसर क्या आएगा। चलिए देखते हैं आंसर अब आप लोगों के ठीक है या नहीं। प्रोटॉन टू अल्फा पार्टिकल की चार्ज टू मास रेशो फाइंड करनी है। ऊपर चार्ज टू मास रेशो प्रोटॉन की, नीचे चार्ज टू मास रेशो अल्फा की। अगर मैं प्रोटॉन का चार्ज और अल्फा का चार्ज कंपेयर करूं तो प्रोटॉन का चार्ज अगर E है तो अल्फा का चार्ज 2E है। प्रोटॉन का मास अगर m है तो अल्फा का मास 4m है। E से कैंसिल हो जाएगा, m से कैंसिल हो जाएगा, 4 चला जाएगा न्यूमरेटर में और 2 डिनोमिनेटर में, तो आंसर आएगा 2:1। इसका मतलब ये है कि चार्ज टू मास रेशो जो प्रोटॉन की होती है वो डबल होती है एज कंपेयर टू चार्ज टू मास रेशो ऑफ अल्फा पार्टिकल। दूसरे केस में मुझे फाइंड करनी है प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन, सेम मेथड, चार्ज टू मास रेशो ऊपर प्रोटॉन, नीचे चार्ज टू मास रेशो इलेक्ट्रॉन। चार्ज इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होता है तो प्रोटॉन के मास में 1836 m पुट करूंगा तो इलेक्ट्रॉन के मास में सिंपल m पुट करूंगा। E कैंसिल हो जाएगा, M कैंसिल हो जाएगा, 1836 डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो 1/1836। और इससे क्या पता चला कि चार्ज टू मास रेशो इलेक्ट्रॉन की 1836 टाइम्स ज्यादा होती है एज कंपेयर टू चार्ज टू मास रेशो या स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो ये आपको कैलकुलेट करने आने चाहिए कि स्पेसिफिक चार्ज को कैसे कैलकुलेट करना है। बाकी इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ऊपर रिलेशन जो मैंने बताए हैं मैथमेटिकल उनसे हैं। अब मैं आपको एक दो एग्जांपल्स दे देता हूं कि उन रिलेशन से आप मोमेंटम का रिलेशन कैसे डेवलप कर लेते हैं और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन कैसे डेवलप कर लेते हैं। मैं वेलोसिटी वाला रिलेशन यूज करूंगा मोमेंटम के लिए और काइनेटिक एनर्जी के लिए। E/m इक्वल है V/BR के। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, mv इज इक्वल टू EVR। तो ये mv क्या चीज है, ये mv हमारे पास लीनियर मोमेंटम है। तो यहां से आपको रिलेशन मिल गया कि जब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर पाथ अडॉप्ट करेगा तो उसका अगर लीनियर मोमेंटम कैलकुलेट करना है तो वो EBR के इक्वल होगा। तो इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल आए आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। और अगर ये मोशन एंगुलर है तो इसमें एंगुलर मोमेंटम की बात भी हम कर सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम हमारे पास होता है RP अगर एंगल 90 है तो, R रेडियस है, P हमें गिवन है EB, तो एंगुलर मोमेंटम का जो रिलेशन आएगा वो क्या आएगा, वो EBR स्क्वायर के इक्वल आएगा। नेक्स्ट
काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन कैसे लिख सकते हैं? देखिए E/m V/BR, पहले क्या करें, यहां से मोमेंटम का रिलेशन लिख लें, तो आ गया mv इज इक्वल टू EBR। अब अगर मैं मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो हम यूनिट नंबर 2 में ये फार्मूला लिख चुके हैं कि मोमेंटम इज इक्वल टू अंडर रूट 2 टाइम मैस इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो ये रिलेशन चेंज होकर क्या बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2 टाइम मैस इनटू काइनेटिक एनर्जी, और ये आपके पास आ गया EBR। और स्पेसिफिकली अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन रिक्वायर्ड है यहां से, तो काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन के लिए मैं क्या लूंगा, स्क्वायर। तो राइट साइड पे आ जाएगा E² B² R², और ये 2m डिवाइड हो जाएगा, और ये फार्मूला किसका आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का। और आप इस काइनेटिक एनर्जी के फार्मूला में देखें तो तमाम चीजें कांस्टेंट है, E, B, R और M। इससे क्या पता चला कि हमारे पास अब जब एक चार्ज पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा और वो मैग्नेटिक फील्ड अगर कांस्टेंट है तो ओवरऑल उसकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। तो ये रिलेशंस आपको डेवलप करने आने चाहिए, जो पढ़ा उन्हीं को यूज करना है और उन्हीं से आपने फर्दर रिलेशंस को डेवलप करना है। लास्ट टॉपिक आज का, कि अगर एक चार्ज एक ऐसे रीजन में मूव करे जहां पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट हो, तो उसकी मोशन के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। तो हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली क्या है, मोशन ऑफ अ चार्ज इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अभी तक हमने जो टॉपिक पढ़े हमने सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की बात की, कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक चार्ज पार्टिकल एंटर होगा तो क्या होगा। अब हम बात करेंगे एक ऐसे रीजन की जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है, तब क्या होगा हम उस चीज को देखेंगे। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आपको रिवाइज करवा दूं कि अगर मेरे पास एक रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड है टुवर्ड्स राइट, अगर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज प्रोजेक्ट होता है उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, तो क्या होगा। और अगर पॉजिटिव चार्ज की जगह एक नेगेटिव चार्ज प्रोजेक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, तब क्या होगा। देखें इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है वो शो करती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर पॉजिटिव चार्ज भी उस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट होगा, उसकी वेलोसिटी उस डायरेक्शन में है, तो उस चार्ज पे लगने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स भी उसी डायरेक्शन में होगी। और जब फोर्स और वेलोसिटी एक डायरेक्शन में हो तो बॉडी एक्सेलेरेट करती है। इसका मतलब इस केस में उसकी जो वेलोसिटी होगी इंक्रीज करेगी, एक्सेलेरेशन पॉजिटिव होगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स अप्लाई होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो उसकी मोशन के अगेंस्ट होगी। और जब वेलोसिटी के अगेंस्ट फोर्स अप्लाई हो तो वेलोसिटी बढ़ती नहीं है, वेलोसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। मैं इसको एक और एग्जांपल के साथ भी बता दूं कि अगर फर्ज करें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है राइट टू लेफ्ट, अब मैं रिवर्स बात करूंगा। अब मैं कहूंगा कि पॉजिटिव चार्ज जो है, दूसरा केस समझा रहा हूं इसको सुने। अगर एक पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करे तो क्या होगा, और अगर एक नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करे तो क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ है। अब इस डायग्राम को देखें कि पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव प्लेट की तरफ अगर जाएगा तो क्या पॉजिटिव प्लेट उसको अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल करेगा। अगर रिपेल करेगा तो उस पर लगने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स उसकी वेलोसिटी के अलोंग है या ऑपोजिट है, ऑपोजिट। और जब फोर्स वेलोसिटी के ऑपोजिट हो तो क्या वेलोसिटी बढ़ती है, कम होती है। आंसर होगा वेलोसिटी विल डिक्रीज। इसका मतलब एक्सेलेरेशन नेगेटिव है, वो डी एक्सेलेरेट करेगा। लेकिन अगर एक नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करे, इसका मतलब वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहा है, तो पॉजिटिव तो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और जब पॉजिटिव उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसकी वेलोसिटी के अलोंग अप्लाई होगी। और जब फोर्स वेलोसिटी के अलोंग अप्लाई हो तो वेलोसिटी क्या करती है, इंक्रीज करती है।
ये दो केस आपने याद रखने हैं और ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग मूव करे तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करे तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज अगर अलोंग मूव करे तो क्या होगा, और नेगेटिव चार्ज अगर अगेंस्ट मूव करे तो क्या होगा। फिर आप इसे फर्दर मजीद चीजों को भी देख सकते हैं कि अगर चाहे पॉजिटिव है या नेगेटिव है, चाहे पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अगर हमारे पास वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब होगा कि एक्सेलेरेशन क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और एक्सेलेरेशन अगर पॉजिटिव है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, वर्क डन भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, चाहे इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है, एक्सेलेरेशन नेगेटिव, रिटार्डेशन है, और इस केस में जो हमारा वर्क डन होगा वो क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। क्लियर है ये पॉइंट। और ये मैं सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं। इस दोनों एग्जांपल्स में सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड थी, मैग्नेटिक फील्ड कहीं नहीं थी। एक और केस मैं आपको बता दूं इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ, फिर मैं कॉमन की बात करूंगा कि अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ना आए, बल्कि मैं चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में थ्रो करता हूं, तब क्या होगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर होंगे, तब क्या होगा, क्या आंसर देंगे। जी, अब आंसर होगा दोनों डिफ्लेक्ट करेंगे। क्यों डिफ्लेक्ट करेंगे, क्योंकि अगर आप यहां पर देखो कि अब उन पे जो फोर्स अप्लाई होनी है वो किस डायरेक्शन में अप्लाई होनी है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स राइट है, इसका मतलब है कि हमारे पास ये प्लेट पॉजिटिव है और ये प्लेट नेगेटिव है। पॉजिटिव के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो अप्लाई होगी वो टुवर्ड्स राइट अप्लाई होगी, और नेगेटिव के ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी वो टुवर्ड्स लेफ्ट अप्लाई होगी। इससे क्या होगा, वही केस जो हम मैग्नेटिक फील्ड में देखते हैं कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स है, दोनों केसेस में वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स है, तो कहां मूव करेगा चार्ज, उनके रिजल्टेंट में। तो पॉजिटिव जो होगा वो डिफ्लेक्ट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, और जो नेगेटिव होगा वो डिफ्लेक्ट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। फोर्स की डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन आनी है। आपने ये नहीं याद रखना राइट या लेफ्ट, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग या इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट। तो इस केस में इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि जो पॉजिटिव है वो कहां मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, और जो नेगेटिव है वो कहां मूव करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। क्या अगर मैं नीचे से इनको प्रोजेक्ट करूं, क्या तब भी इसकी डिफ्लेक्शन ऐसी ही होगी कि अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को रखता हूं इसी डायरेक्शन में और मैं इसको प्रोजेक्ट करता हूं नीचे से, दोनों को, पॉजिटिव चार्ज को भी और नेगेटिव चार्ज को भी, क्या तब भी डिफ्लेक्शन ऐसी ही होगी, बिल्कुल। तब भी अगर हम पॉजिटिव चार्ज को डिफ्लेक्ट करेंगे, थ्रो करेंगे, अगर ये उसकी वेलोसिटी है, तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग लगेगी, तो वो डिफ्लेक्ट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग। लेकिन जो नेगेटिव चार्ज होगा उस पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगनी है वो ऑपोजिट लगनी है इलेक्ट्रिक फील्ड के। जब ऑपोजिट लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो वो डिफ्लेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग नहीं करेगा, वो डिफ्लेक्ट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। तो क्या चीज याद रखें कि जब भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोजेक्ट होगा, तो पॉजिटिव जो चार्ज होगा वो क्या करेगा, वो डिफ्लेक्ट करेगा अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग डिफ्लेक्ट करेगा। जबकि जो नेगेटिव चार्ज होगा वो कहां डिफ्लेक्ट करेगा, वो डिफ्लेक्ट करेगा ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस केस में आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रोल सेंट्रीपिटल वाला है, और यानी यहां पर जो वर्क डन होगा, अगर डिफ्लेक्शन हो रही है तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से जो वर्क डन होगा वो जीरो होगा। अब आ जाएं कंबाइन की तरफ। ये तो हो गया अकेला इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट। ये मैंने क्यों पढ़ाया, क्योंकि आपने यहां पर इसको यूज करना है। अब मैं एक ऐसा रीजन ले रहा हूं जहां पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट हैं।
लेट्स से ये दो ऑपोजिट चार्ज प्लेट्स हैं। इसमें जो अपर प्लेट है मेरे पास वो पॉजिटिव और जो लोअर प्लेट है वो नेगेटिव। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पेपर के बॉटम की तरफ है, पेपर के प्लेन के अलॉन्ग है लेकिन पेपर के बॉटम की तरफ है। और ये सब स्टेटमेंट अगर गिवन हो तब भी आप लोगों ने खुद से सोचना है और उसको ड्रॉ करना है। इसी रीजन में प्रेजेंट है मैग्नेटिक फील्ड, और वो मैग्नेटिक फील्ड कहां प्रेजेंट है? परपेंडिकुलर इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। ये मेरे पास जो क्रॉस है यहां पर किसे शो कर रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड को। मैग्नेटिक फील्ड को मैं शो कर रहा हूं ग्रीन से और इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं शो कर रहा हूं स्काई ब्लू से। मैं यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज को एंटर करवाता हूं इन दोनों के परपेंडिकुलर। अब पॉजिटिव चार्ज एंटर हुआ इलेक्ट्रिक के भी परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक के भी परपेंडिकुलर। मुझे बताएं इस पॉजिटिव चार्ज पर इन दोनों फील्ड्स का क्या इफेक्ट होगा? क्या पॉजिटिव चार्ज अनडिफ्लेक्टेड मूव कर जाएगा? क्या पॉजिटिव चार्ज डिफ्लेक्ट होगा पॉजिटिव प्लेट की तरफ? क्या पॉजिटिव चार्ज डिफ्लेक्ट होगा नेगेटिव प्लेट की तरफ? क्या पॉजिटिव चार्ज डिफ्लेक्ट होगा आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर? क्या पॉजिटिव चार्ज डिफ्लेक्ट होगा इनटू द प्लेन ऑफ पेपर? अब याद रखिएगा यहां पर दोनों फील्ड्स हैं, तो यहां पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट भी देखना है। सबसे पहला काम तो यहां पर यह देखें कि इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं उनकी डायरेक्शन क्या है। फोर्सेस की डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव प्लेट ऊपर है, नेगेटिव प्लेट नीचे है। इसका मतलब इस चार्ज के ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होगी वो डाउनवर्ड होगी। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन आ गई। अगर मैं मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन की बात करूं तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन के लिए मुझे अप्लाई करना पड़ेगा पाम राइट हैंड रूल, फिंगर्स प्लेन के इनवर्ड, वेलोसिटी टुवर्ड्स राइट। तो मैं जब अप्लाई करूंगा राइट हैंड रूल तो मैग्नेटिक फोर्स कहां आएगी? मैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन आएगी वो टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट आएगी। तो राइट हैंड रूल जब अप्लाई किया तो मैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन हमारे पास आई वो कहां पर आई? अपवर्ड आई। अब क्या हमें मालूम है कि मैग्नेटिक फोर्स की मैग्नीट्यूड ज्यादा है या इलेक्ट्रिक फोर्स की मैग्नीट्यूड ज्यादा है? नो। का कि मैग्नेटिक फोर्स ग्रेटर है या इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेटर है? इसका मतलब आंसर होगा कि इसका पाथ डिपेंड करेगा किसके ऊपर? मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फोर्स के ऊपर। क्योंकि इस चार्ज पे हर टाइम पे जो फोर्सेस लग रही हैं वो दो लग रही हैं, और उन दोनों फोर्सेस के दरमियान जो एंगल है वो 180 है। और वेक्टर्स के दरमियान अगर एंगल 180 हो तो उनमें सब्ट्रैक्शन होती है, मतलब यहां पर डिफरेंस लिया जाएगा और फिर देखा जाएगा कि कौन सा वेक्टर ग्रेटर है और रिजल्टेंट उसकी तरफ होगा। तो यहां इसका मतलब है तीन केसेस होंगे। नंबर वन, अगर तो मैग्नेटिक फोर्स की मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फोर्स की मैग्नीट्यूड से ग्रेटर है, अगर मैग्नेटिक फोर्स की मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फोर्स की मैग्नीट्यूड से ग्रेटर है, इसका मतलब इस पॉजिटिव चार्ज पे जो रिजल्टेंट होगा फोर्स का वो अपवर्ड होगा। ये इसकी वेलोसिटी है टुवर्ड्स राइट, तो ये डिफ्लेक्ट करेगा कहां पर? ये डिफ्लेक्ट करेगा टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। दूसरा केस, अगर मैग्नेटिक फोर्स की मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फोर्स की मैग्नीट्यूड से कम है तब क्या होगा? तब ये होगा कि इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो रिजल्टेंट आएगा वो डाउनवर्ड आएगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फोर्स, और अगर रिजल्टेंट डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फोर्स की तरफ, वेलोसिटी तो टुवर्ड्स राइट ही है, अब ये डिफ्लेक्ट कहां करेगा? डाउनवर्ड टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट। और थर्ड वन, अगर हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स की मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फोर्स की मैग्नीट्यूड के इक्वल आ जाए तो फिर, अगर मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स की मैग्नीट्यूड इक्वल तो दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे और ये चार्ज पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड मूव कर जाएगा। तो अनडिफ्लेक्टेड की एक ही कंडीशन है और वो क्या है कि अगर मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स हमारे पास क्या हो?
ये दोनों हमारे पास इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो और ऑपोजिट इन डायरेक्शन हो, तो अगर तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में ये कंडीशन आ जाए तो फिर वो पॉजिटिव चार्ज अनडिफ्लेक्टेड मूव करेगा। और हम इस कंडीशन को यूज कहां पर करते हैं, इसकी एप्लीकेशन कहां है? इसकी एप्लीकेशन है वेलोसिटी सिलेक्टर में, कि जब चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी हमारे पास मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में कैलकुलेट हो, तो वेलोसिटी सिलेक्टर का रिलेशन कहां से आएगा? यहां से कि मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स की मैग्नीट्यूड हमारे पास सेम एंगल 90 नजर आ रहा है। मैग्नेटिक फोर्स किसके इक्वल? क्यू वी बी। इलेक्ट्रिक फोर्स किसके इक्वल? ई क्यू। क्यू कैंसल हो जाएगा, तो यहां से हमें एक फार्मूला मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करने का, कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड को मल्टीप्लाई कर दें, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड आ जाएगी। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल होते हैं। और अगर हमने उस चार्ज पार्टिकल की जो अनडिफ्लेक्टेड मूव हुआ उसकी वेलोसिटी को फाइंड करना है, तो वेलोसिटी रेशियो होगी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की। तो ये जो फार्मूला वेलोसिटी का कि वेलोसिटी रेशियो है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की, ये कब यूज होता है? जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल, डायरेक्शन में ऑपोजिट हो, तब वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की रेशियो के इक्वल आता है। और ये कंडीशन किसकी है? वेलोसिटी सिलेक्टर की। क्लियर हो गया पॉइंट? चलें एक और केस मैं आपसे पूछता हूं, अब देखते हैं आप इसका आंसर ठीक दे पाते हैं या गलती करते हैं। दोबारा मैं ड्रॉ करता हूं दो प्लेट्स, अब भी जो अपर प्लेट है वो पॉजिटिव प्लेट है, जो लोअर प्लेट है वो नेगेटिव प्लेट है, और इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। चेंज बस मैंने ये किया कि अब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है जिसको मैं डॉट से शो कर रहा हूं। अब भी पॉजिटिव चार्ज ही प्रोजेक्ट हुआ लेफ्ट साइड से परपेंडिकुलर टू बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब बताएं क्या होगा? क्या ये अनडिफ्लेक्टेड पास कर जाएगा? क्या ये डिफ्लेक्ट करेगा डाउनवर्ड? क्या ये डिफ्लेक्ट करेगा अपवर्ड? या सेम आंसर देंगे? डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक की मैग्नीट्यूड के ऊपर। डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट करेगा। बिल्कुल आंसर आप लोगों का ठीक है कि हमारे पास अगर ये पॉजिटिव चार्ज आया तो इस पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी अगर टुवर्ड्स राइट है, इस पे दो फोर्सेस लग रही हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, वो डाउनवर्ड। अब अगर मैं यहां पर राइट हैंड रूल अप्लाई करूंगा तो मेरी जो मैग्नेटिक फोर्स आएगी राइट हैंड के अकॉर्डिंग वो भी कहां पर आएगी? मैग्नेटिक फोर्स भी डाउनवर्ड ही आएगी। इसका मतलब यहां वो तीन केसेस नहीं है। यहां पर इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगने वाली जो दोनों फोर्सेस हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, उन दोनों की जो डायरेक्शन है वो कहाँ है? डाउनवर्ड है। अगर दोनों की डायरेक्शन डाउनवर्ड, तो ओवरऑल जो रिजल्टेंट फोर्स होगी वो भी कहाँ पर होगी? वो डाउनवर्ड होगी। तो वेलोसिटी टुवर्ड्स राइट है, फोर्स डाउनवर्ड है, ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट। तो इसमें कोई तीन केसेस नहीं बनते, इसमें एक ही केस है, और वो क्या है कि ये टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट डिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब ये जो हर जगह हम ये काम कर रहे हैं कि हम रिजल्टेंट फोर्स को कैलकुलेट कर रहे हैं, मैग्नेटिक फोर्स को और इलेक्ट्रिक फोर्स को, और वेक्टर सम ले रहे हैं। सिंपल सम नहीं ले रहे, क्या ले रहे हैं? वेक्टर सम। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लॉरेंस फोर्स। व्हाट इज लॉरेंस फोर्स? लॉरेंस फोर्स इज द वेक्टर सम ऑफ, सिर्फ सम नहीं बोलना, इट इज द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक एंड magnetic force on a charge moving in a region where both
इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट। कि अगर एक चार्ज एक ऐसे रीजन में एंटर हो जहां इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट हो, तो वहां पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स का जो सम होगा वो क्या होगा, वो हमारे पास कहलाएगा लॉरेंस फोर्स। अब यहां पर अगर मैं इसके मैथमेटिकल रिलेशन की बात करता हूं कि मैथमेटिकल रिलेशन क्या बनेगा, तो वो रिलेशन ये बनेगा F इज इक्वल टू एफ एम प्लस एफ ई। अब फार्मूला में वैल्यू पुट करें, एफ एम किसके इक्वल है, Q V क्रॉस B, और एफ ई किसके इक्वल होगा, वो हमारे पास इक्वल आएगा E इंटू क्यू। तो यहां से अगर आप Q को कॉमन लें, जब Q को कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, Q को कॉमन लेने से जो रिजल्ट हमारे पास आएगा वो आएगा Q टाइम्स V क्रॉस B प्लस E। ये लॉरेंस फोर्स की मैथमेटिकल फॉर्म। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स नहीं होते, लेकिन जो इसके केसेस हमने डिस्कस किए वो केसेस आपने याद रखने हैं। दो क्वेश्चंस आपसे पूछता हूं और फिर ये वाइंड अप करते हैं हम लेक्चर आज का। अगर हमारे पास एक रीजन में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट हैं और दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी टुवर्ड्स राइट है, मैग्नेटिक फील्ड भी टुवर्ड्स राइट है, और इसी डायरेक्शन में आप एक पॉजिटिव चार्ज को प्रोजेक्ट कर देते हो, तो इस पॉजिटिव चार्ज पे इन दोनों फील्ड्स का क्या इफेक्ट होगा। अगर एक पॉजिटिव चार्ज को एक ऐसे रीजन में प्रोजेक्ट करें जहां इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है, और अब यहां पर देखो तो वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तीनों का जो एंगल है वो 0 डिग्री है, तो ये बताएं कि इस चार्ज की मोशन के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। हर एस्पेक्ट से आपने देखना है, वेलोसिटी बढ़ेगी, कम होगी, वर्क डन होगा, नहीं होगा, ये तमाम चीजें आपने बतानी है। सिर्फ ये नहीं बता देना कि कुछ नहीं होगा, ओवरऑल सोचें कि क्या क्या चीजें हैं जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है इस केस में। और दूसरा केस आप लोग ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स राइट, मैग्नेटिक फील्ड भी टुवर्ड्स राइट, और अगर यहां पर मैं पॉजिटिव चार्ज की जगह नेगेटिव चार्ज को प्रोजेक्ट करता हूं इन दोनों के अलोंग, और ऑपोजिट के लिए भी रेडी रहिएगा कि अगर ऑपोजिट का आए तब क्या होगा, तो तब क्या इफेक्ट होगा। जी पहले के आंसर क्या होंगे, अगर मैं पहले के आंसर लिखता हूं, शुरू करता हूं फील्ड से, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तो मेरे पास पहला जो आंसर होगा इस केस में वो ये होगा कि मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई नहीं होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होगी। यस, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जा रहा है। अगर यूं ना समझ आया करे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर दी हो तो जहां से इनिशिएट हुई वहां पॉजिटिव प्लेट बना लो, और जिस तरफ टर्मिनेट हो रही है वहां नेगेटिव प्लेट बना लो। तो पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होगी, तो इलेक्ट्रिक फोर्स हमारे पास नॉन जीरो है। और अगर ये इलेक्ट्रिक फोर्स जो चार्ज है उसकी मोशन के अलोंग है तो ये वेलोसिटी को करेगी इंक्रीज। अगर वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो एक्सेलेरेशन हमारे पास क्या होगी, पॉजिटिव। व्हाट अबाउट वर्क डन, वर्क डन भी होगा, क्योंकि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अलोंग हो वर्क डन होता है, और यहां वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव, और किस वजह से होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से होगा। तो ये हमारे पास रिजल्ट हैं इस केस के। और अगर आपसे पूछा जाए काइनेटिक एनर्जी, फर्स्ट करें काइनेटिक एनर्जी भी पूछी गई, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी कम होगी, तो वेलोसिटी अगर इंक्रीज कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या करेगी, वो इंक्रीज करेगी। दूसरे केस पे आ जाए, दूसरे केस में क्या होगा हमारे पास, अगर दूसरे केस में देखा जाए नेगेटिव चार्ज है। सबसे पहले अगर नहीं समझ आ रहा, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट को बना लें। पॉजिटिव
से नेगेटिव प्लेट की तरफ नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो नेगेटिव प्लेट तो उसको अपने पास नहीं आने देगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स उसकी मोशन के ऑपोजिट होगी। मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी के पैरेलल है। जैसे पहले एंगल हमारा जीरो था, यहां भी एंगल क्या है, जीरो। अब मैं रिजल्ट लिखना शुरू करूं, मैग्नेटिक फोर्स अब भी जीरो है, इलेक्ट्रिक फोर्स नॉन जीरो है लेकिन वेलोसिटी के अगेंस्ट है। अगर वेलोसिटी के अगेंस्ट है या हमारी मोशन के अगेंस्ट है तो ये वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा, और वेलोसिटी को डिक्रीज करने से रिटार्डेशन होगी। नेक्स्ट पॉइंट, वर्क डन। मोशन के अगेंस्ट फोर्स है, वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से। और काइनेटिक एनर्जी, अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी डिक्रीज करेगी। तो ये रिजल्ट है आपके पास, जब एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव करेगा तो क्या होगा। और अपनी प्रैक्टिस के लिए आप लोग एक और केस बना सकते हैं, और वो केस ये कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हैं और पॉजिटिव चार्ज इनके अगेंस्ट मूव करे तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज अगेंस्ट मूव करे तो क्या होगा, ये आप खुद कर लीजिएगा। मैं कंक्लूड करूंगा इस यूनिट को कुछ फार्मूलाज से। जो जो हमने फार्मूलाज पढ़े, उन तमाम फार्मूलाज में अगर मैं अब फार्मूलाज लिखता हूं मैग्नेटिक इंडक्शन का, जिसको हम मैग्नेटिक इंडक्शन के अलावा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का नाम देते हैं, इसके क्या क्या मैथमेटिकल रिलेशन अब हमारे सामने आए। एम्पेयर लॉ से स्टार्ट करता हूं। तो एम्पेयर लॉ का रिलेशन म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर, और इसको हमने यूं भी लिखा म्यू नॉट आई ओवर एल। एल क्या था, क्लोज पाथ कंडक्टर के अराउंड जो होगा उसकी लेंथ। सोलिनाइड से रिलेटेड जब फार्मूला लिखा तो फार्मूला म्यू नॉट एन आई था, और स्मॉल एन किसके इक्वल था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ना तो इसकी डिपेंडेंस एरिया पर है और ना इसकी डिपेंडेंस रेडियस पर है। इसके अलावा इसका रिलेशन हम आगे यूनिट जो नेक्स्ट होगा उसमें पढ़ेंगे। टॉपिक तो एफएससी में इसी बुक में है, लेकिन हमारे एमडी कैट के सिलेबस के अकॉर्डिंग नेक्स्ट यूनिट में फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, और ये जो रिलेशन होता है, इस रिलेशन की वजह से इस बी को कहा जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। क्योंकि कोई भी क्वांटिटी जब डायमेंशन से डिवाइड होती है, लेंथ से, एरिया से, वॉल्यूम से, तब हम डेंसिटी का वर्ड यूज करते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या फार्मूला है जो हमने पढ़ा, कंडक्टर पे जब फोर्स अप्लाई होती है तो उसका फार्मूला अगर मैं लिखना चाहूं, मैग्नेटिक फोर्स ओवर करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर इनटू लेंथ ऑफ कंडक्टर। और लास्ट अगर मैं रिलेशन लिखूं चार्ज के वाले से, तो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स डिवाइड बाय चार्ज इनटू वेलोसिटी। लिखने को और भी लिखे जा सकते हैं, जैसे v इज इक्वल टू ई ओवर बी से आप लिख सकते हो, लेकिन मेन ये वो रिलेशन है जो नॉर्मली न्यूमेरिकल्स में यूज हो रहे होते हैं। और ये जो लास्ट मैंने दोनों फार्मूलाज लिखे, ये फार्मूलाज मैंने लिखे हैं जब एंगल मैं कितना ले रहा हूँ, 90 डिग्री ले रहा हूँ। पहले केस में बिटवीन लेंथ वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरे केस में बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, तब ये रिलेशन हमारे यूज होंगे। नेक्स्ट, ऐसा यूनिट, इन तमाम फार्मूलाज से अगर मैं ऐसा यूनिट लिखता हूं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, या मैग्नेटिक इंडक्शन, तो वो क्या होता है, वो टेस्ला होता है, कैपिटल टी। टेस्ला किसके इक्वल है, टेस्ला इक्वल होता है न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। और फ्लक्स डेंसिटी के हवाले से इसको लिखा जाए तो ये इक्वल होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। जल्दी से एक काम करें, इसका एस आई बेस यूनिट फाइंड करें कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का एस आई बेस यूनिट क्या होगा। देखिए सिंपल, इसका एस आई बेस यूनिट फाइंड करेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। इसको यूज कर लें न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर को। तो न्यूटन की जगह आपके पास आएगा किलोग्राम, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिवाइड हो रहा है एम्पेयर और मीटर से।
क्या होगा, मीटर कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा बेस यूनिट का किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर पर एम्पेयर। ये है एसआई बेस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन। एक और यूनिट भी देख लेते हैं, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस जिसको म्यू नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, वैल्यू 4 पाई 10⁻⁻⁷ वेबर पर एम्पेयर पर मीटर। ये तो इसका एसआई यूनिट हो गया। फाइंड करें कि इसका एसआई बेस यूनिट क्या होगा। देखिए यूनिट फाइंड इसका करना है तो वेबर पर एम्पेयर पर मीटर, जो वेबर होता है वो न्यूटन मीटर पर एम्पेयर होता है। तो मीटर कैंसिल हो गया, एक आपको ये पता चल गया कि ये न्यूटन पर एम्पेयर स्क्वायर के इक्वल भी है। आगे काम आसान है, अगर न्यूटन आ गया इसका मतलब न्यूटन की जगह क्या लिखेंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और साथ पर एम्पेयर स्क्वायर। ये इसका एसआई बेस यूनिट है। और आपको एक और चीज पता चली वो ये कि न्यूटन पर एम्पेयर स्क्वायर ये भी इक्वल होता है वेबर पर एम्पेयर पर मीटर के। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फ्लक्स का। मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन कैसे किया जाता है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन पासिंग थ्रू अ सरफेस विच इज़ प्लेस परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। मींस हमारे पास एक सरफेस है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है, तो जितनी फील्ड लाइंस उसमें से पास करेंगी उस नंबर को कहा जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स। Number of magnetic field lines of magnetic induction passing through a surface placed perpendicular to the field। इसके अलावा इसको डिफाइन किया जाता है एज अ डॉट या स्केलर प्रोडक्ट। इट इज़ अ डॉट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन बी एंड वेक्टर एरिया ए। ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन का और वेक्टर एरिया का। अब इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए लेट्स से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं टुवर्ड्स राइट, इनको रिप्रेजेंट कर देते हैं बी से, और यहाँ पर एक हमारे पास सरफेस प्रेजेंट है जिसका सरफेस एरिया ए है और वेक्टर एरिया ए है। अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं कि फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, तो जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास करेंगी सरफेस में से दैट इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। लेकिन लाजमी नहीं होता कि हमेशा वेक्टर एरिया बी के पैरेलल हो, ये भी हो सकता है कि हमारे पास वेक्टर एरिया किसी एंगल थीटा के ऊपर हो। तो यहाँ इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि वेक्टर एरिया का मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ एंगल कितना है, थीटा। अब मैथमेटिकली बात करते हैं। अब मैथमेटिकली जब मैग्नेटिक फ्लक्स को लिखा जाएगा तो बी डॉट ए लिखा जाएगा, डॉट प्रोडक्ट मीन्स बी ए कॉस थीटा। अब या तो बी इंटू ए कॉस थीटा मीन्स ए का वो कॉम्पोनेंट जो बी के अलॉन्ग है, या फिर हम बी कॉस थीटा इंटू ए लेंगे और इस केस में हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का वो कंपोनेंट लेंगे जो वेक्टर एरिया के अलोंग होगा। और हम जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट में हमेशा वो कंपोनेंट इन्वॉल्व होता है जो दूसरे वेक्टर के अलोंग होता है, जैसे जिसको हम प्रोजेक्शन का नाम भी दे रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में हम बात करेंगे कि इसका एसआई यूनिट क्या होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट है वेबर। वेबर किसके इक्वल होगा, बाय फार्मूला टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। टेस्ला क्या होता है, न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, तो मीटर कैंसिल होगा तो न्यूटन मीटर पर एम्पेयर मींस जाउल पर एम्पेयर। अगर इसके एसआई बेस यूनिट को फाइंड करने को कहा जाए तो हम जो लास्ट जाउल पर एम्पेयर है हम उसे यूज़ करेंगे। जाउल को रिप्लेस कर दें किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर से, डिवाइड हो रहा है ये एम्पेयर से, तो बेस यूनिट आ गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर एम्पेयर। अब मैग्नेटिक फ्लक्स के हम केसेस को डिस्कस करते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स कब मैक्सिमम है और कब मिनिमम है, और किस तरह से मैक्सिमम और मिनिमम को लिखा जाता है, और इनसे रिलेटेड हमसे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। लेट्स से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन में है, और इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में हमारे पास एक सरफेस प्रेजेंट है। फर्स्ट केस में मैं उस सरफेस को इस तरह से प्लेस करता हूँ
कि उसका जो वेक्टर एरिया हमारे पास है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैरेलल है। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि वेक्टर एरिया बी के पैरेलल है। और दूसरे केस में हम प्लेन को इस तरह से प्लेस करेंगे इन फील्ड लाइंस में कि हमारे पास उसका जो वेक्टर एरिया होगा वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होगा। अब दोनों केसेस में हमने अगर देखना है कि हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स मिनिमम है या मैक्सिमम है, तो हम रेफरेंस वेक्टर एरिया भी ले सकते हैं और कॉइल का या सरफेस का प्लेन भी ले सकते हैं। फर्स्ट केस में हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या वेक्टर एरिया इज़ पैरेलल टू फील्ड लाइंस, कि जो वेक्टर एरिया हमारे पास है वो फील्ड लाइंस के पैरेलल है, ये फील्ड लाइंस वेक्टर एरिया के पैरेलल है। और सेकंड केस में जो वेक्टर एरिया है वो परपेंडिकुलर है फील्ड लाइंस के। फर्स्ट केस में एंगल 0, दूसरे केस में एंगल 90। इसको एक और रेफरेंस से भी लिखा जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू सरफेस। तो जो चीज़ वेक्टर एरिया के पैरेलल होगी वो हमारी सरफेस के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो फर्स्ट केस में सरफेस एरिया इज परपेंडिकुलर टू बी, लेकिन दूसरे केस में सरफेस एरिया क्या है, वो पैरेलल है फील्ड लाइंस के। तो याद रखिएगा, वेक्टर एरिया अगर पैरेलल तो सरफेस एरिया परपेंडिकुलर, और वेक्टर एरिया अगर परपेंडिकुलर तो सरफेस एरिया पैरेलल। एंगल दोनों केसेस में पता है। फ्लक्स के फार्मूला में पुट करेंगे तो फर्स्ट केस में फ्लक्स क्या आएगा, मैक्सिमम, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास कर रही है मैक्सिमम, और सेकंड केस में फ्लक्स क्या आएगा, वो 0 आएगा, क्योंकि कोई भी फील्ड लाइन इस केस में पास नहीं करेगी। अब अगर हमें ये कंडीशंस का पता है तो इससे रिलेटेड हम MCQs को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि इफ़ प्लेन ऑफ अ कॉइल इज पैरेलल टू पोल फेसेस ऑफ अ मैग्नेट, कि लेट से हमारे पास मैग्नेटिक पोल्स हैं नॉर्थ और साउथ, और हमारे पास एक कॉइल का प्लेन उसके पैरेलल है, तो बताएं मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम या मिनिमम। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। लेट से हमारे पास मैग्नेट का ये एक प्लेन है और ये उसका दूसरा प्लेन है, मींस जो दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल। अब इस मैग्नेट का जो प्लेन है उसके पैरेलल हमारे पास कॉइल का प्लेन प्रेजेंट है। जो पोल फेसेस का प्लेन हमारे पास, ये जो नज़र आ रहा है आपको, मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया, इसके पैरेलल क्या प्रेजेंट है, जो कॉइल है हमारे पास उसका प्लेन है, मींस दोनों आपस में पैरेलल है। अगर कॉइल हमारे पास प्लेन पैरेलल तो वेक्टर एरिया तो उसके परपेंडिकुलर। तो डायग्राम को देखें तो वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दोनों एक दूसरे के अलॉन्ग है, मींस एंगल 0। और हमने ऊपर पढ़ा जब वेक्टर एरिया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैरेलल होगा तो हमारा जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम है। और अगर ये कॉइल का प्लेन हमारे पास क्वेश्चन में प्लेन की जगह वेक्टर एरिया कह देता कि वेक्टर एरिया इज परपेंडिकुलर टू फील्ड लाइंस, तो तब हमारे पास एंगल क्या होता, हमारे पास एंगल होता 90, और एंगल अगर 90 होता तो फ्लक्स क्या होता, मिनिमम, मींस 0। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फाइंड करें एंगल जिस एंगल पे हमारे मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स के हाफ होगा। सिंपल क्वेश्चन है, राइट और लेफ्ट साइड पे वैल्यूज पुट कर दें। फ्लक्स BA cos थीटा और मैक्सिमम फ्लक्स सिंपल BA कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा 1/2 के इक्वल, तो क्या आएगा, cos इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू थीटा। और cos किस एंगल पे हाफ होता है, हम सब जानते हैं 60 डिग्री पे। तो 60 डिग्री वो एंगल होगा जहाँ फ्लक्स मैक्सिमम वैल्यू का हाफ हो जाएगा। और क्वेश्चन में ये भी कहा जा सकता था 50%, तो एक ही बात होगी, सेम मेथड होगा। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इस टॉपिक में कि व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन ये एक ही चीज़ होती है, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को डिफाइन किया जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। जो हमने अभी टॉपिक पढ़ा उससे अगर इसके मैथमेटिकल रिलेशन को लिखें तो मैग्नेटिक फ्लक्स को एरिया से डिवाइड करें, दैट इज़ फ्लक्स डेंसिटी। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, टेस्ला इक्वल टू वेबर पर मीटर स्क्वायर। और इसका फर्दर अगर हम SI बेस यूनिट फाइंड करना चाहें तो जो मैंने न्यूटन पर एम्पेयर मीटर लिखा उसमें न्यूटन की वैल्यू को पुट करते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास यूनिट आ जाएगा किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर पर एम्पेयर। तो ये SI बेस यूनिट है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का। अब यहाँ पर हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पास पेपर में आ चुका है, और ये क्वेश्चन आपकी बुक की एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, और फिर उसके डिफरेंट जो केसेस बन सकते हैं उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास है कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन इज इक्वल टू 40I
प्लस 18 के, यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर। और ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पास हो कर रही है एक सरफेस में से जिसका एरिया है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और वो जो कॉइल है वो कहाँ प्रेजेंट है? दैट कॉइल लाइज फ्लैट इन एक्स वाई प्लेन। वो कॉइल एक्स वाई प्लेन में है। फाइंड करें मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू क्या। सबसे पहला काम तो ये आपको करना होगा कि आपको यहाँ पर ये देखना है कि बी और ए दोनों वेक्टर फॉर्म में होने चाहिए। बी तो वेक्टर फॉर्म में है, ए नहीं है। अब ए की वेक्टर फॉर्म मीन्स उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए आप एक्स वाई जी एक्सिस ड्रॉ करें और यहाँ पर एक्स वाई प्लेन में उस कॉइल को प्लेस करते हैं। अब अगर कॉइल एक्स वाई प्लेन में है तो वेक्टर एरिया एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, मीन्स अलॉन्ग जी एक्सिस। तो इसका मतलब अगर एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर होगा अलॉन्ग जी एक्सिस तो हमारा जो यूनिट वेक्टर आएगा वो क्या आएगा? वो पॉजिटिव के आएगा। तो यहाँ पर जो वेक्टर एरिया आ गया वो क्या आ गया? 5K। अब आप इजीली मैग्नेटिक फ्लक्स को फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग डॉट प्रोडक्ट बी डॉट ए। और आपको पता है डॉट प्रोडक्ट के अंदर आई से मल्टीप्लाई होता है, जे से और के से, और फिर ये ऐड हो जाते हैं। अब मैं बी को और ए के वेक्टर को देखूं तो मेरे पास सिर्फ के मल्टीप्लाई होगा। तो 18 × 5 क्या आपके पास आंसर होगा? 90। और फ्लक्स है तो यूनिट क्या होगा आपके पास? यूनिट होगा यहाँ पर वेबर। तो ये ख्याल रखिएगा कि जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आई से मल्टीप्लाई, जे से और के से। अब आई प्रेजेंट नहीं है तो 0 हो जाएगा, सिर्फ के प्रेजेंट है तो 18 × 5 90। और 60 × 10⁻⁴ क्यों लिखा? क्योंकि एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर था तो उसको मैंने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ मैं आपको एक्स वाई प्लेन के अलावा मैं बाकी जो 2 प्लेन्स हैं उन्हें भी एक्सप्लेन कर दूँ कि अगर वहाँ पड़ा होगा तो फिर वेक्टर एरिया क्या आएगा। तो लेट्स से रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई और जी एक्सिस। अब तीनों हम जगह पर मैं इस कॉइल को प्लेस कर देता हूँ। अब एक्सिस को नाम दे दें एक्स वाई। अगर एक्स वाई में होगा तो वेक्टर एरिया कहाँ होगा? एक्स वाई के परपेंडिकुलर। अगर वाई जी तो वाई जी के परपेंडिकुलर। तो एक्स वाई के परपेंडिकुलर क्या होगा? एक्स वाई के परपेंडिकुलर होगा अलॉन्ग जेड एक्सेस, तो मीन्स के यूनिट वेक्टर आएगा। तो यहाँ पर 5K होगा। अगर एक्स जी प्लेन में होगा तो एक्स जी के परपेंडिकुलर कौन होगा? वाई, तो 5J आएगा। और वाई जी के परपेंडिकुलर कौन होगा? एक्स एक्सिस, तो क्या आएगा यहाँ पर? 5I आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर वो प्लेन को चेंज कर ले तो तब भी इसको सॉल्व किया जा सकता है।